अब्दुल रऊफ साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपका वक्त का। 3 साल 8 महीने के बाद बिल आखिर पाकिस्तान ने ना वो जीत का मजा चख लिया है। आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, ये 11 लड़के या फिर बिहाइंड द कर्टन जो आकिब जावेद साहब ने एक स्ट्रेटेजी बनाई उसकी वजह से कामयाब हुए? किस चीज का क्रेडिट यार, ये देखिए ना आप, यही तो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट में। जी। आप 6 टेस्ट मैचेस आ रहे हैं लगातार यहाँ पर, और 3 साल से आप पाकिस्तान में सीरीज नहीं जीते। आप अमेरिका से T20 वर्ल्ड कप हार गए हैं। आप इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें आप बांग्लादेश से हार गए हैं। आप अफगानिस्तान से हारे हैं। आप बांग्लादेश यहाँ पर आपको व्हाइट वॉश करके चली गई है। और देखे कि ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, इसमें एक दिन आता है कोई भी टीम, आपकी वीकेस्ट टीम भी जीत जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो अंडर द कारपेट हाइड कर दें। आप अपनी फिटनेस को छुपा लें अंडर द कारपेट। आप अपनी जितनी नेग्लिजेंस और नायली है उसको कारपेट के नीचे डाल दें। आज जो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो जीरो होने के बावजूद आप उस पर पर्दा डालें और 1 या 2 या 4 बंदों को आप क्रेडिट देना शुरू कर दें कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, आसमान से तारे तोड़ लाए। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस तरह की सोच प्रिवेल करती है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। देखें कि आपको अगर आप ये टेस्ट मैच जीत भी गए और आप बगैर किसी फास्ट बॉलर के यहाँ पर खेले, और पहली दफा हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री के बगैर पाकिस्तान किसी फास्ट बॉलर के बगैर यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है। और इसी तरह की आपकी जो सोच थी वो कुछ अर्सा पहले थी जब आप यूएई और शारजा में क्रिकेट खेल रहे थे। उस वक्त भी आपने 2-3 स्पिनर्स डाले हुए थे और आपको आगे का पता नहीं था कि आपने फ्यूचर प्लानिंग किस तरह करनी है। आपने 2-4 सीरीज वहाँ पर जीत ली। आपने अपना नाम बना लिया, अपनी जगह सीमेंटेड करनी, अपने दोस्त यार थे उनको वहाँ पर एडजस्ट करवा लिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का एक डिजास्टर शुरू हुआ, एक ऐसा डिजास्टर कि जो कि अब थमने का नाम भी नहीं ले रहा। और इसी तरह का ये है कि मुझे बताएं आपने कहा जी कि हम किसको क्रेडिट दे किसको क्रेडिट ना दे। दुनिया की कौन से कंट्री में जाकर आप क्रिकेट खेलेंगे वहां पर आपको एक पिच पर आपको 2 टेस्ट मैचेस खेलने को मिलेंगे। मुझे दुनिया के किसी एक कंट्री का नाम बता दें जहाँ पे आप जाकर टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और आपको एक ही पिच पर आपको 10 दिन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, कहीं भी नहीं। तो प्रिपरेशन आपकी किधर है? बजाय कि इन चीजों को हाईलाइट करने के, आपको अपनी खामियों को हाईलाइट करनी चाहिए। उस सिस्टम को हाईलाइट करना चाहिए जिसने साजिद खान जैसा प्लेयर को 2 साल टीम से ड्रॉप करके रखा। उस सिस्टम को हाईलाइट करना चाहिए जिसने 4 साल कामरान गुलाम को परफॉर्मेंस के बावजूद बाहर बिठा के रखा। उस सिस्टम को हाईलाइट करना चाहिए जिसने साहिबजादा फरहान को इस सीजन में 800-850 रन के बावजूद, आपका कप्तान शान मसूद 25 इनिंग के फेलियर के बावजूद वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना हुआ है। आपको उस सिस्टम को हाईलाइट करना चाहिए जिसने ज़ैन अब्बास ने 292 रन की इनिंग खेली है, 700 रन है क्लास क्रिकेट में, मगर वो अभी तक पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की किसी फॉर्मेट में वो कैप नहीं ले सका है। तो ये चीजें आपको हाईलाइट करनी चाहिए, फिर जाकर आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। इस तरह नहीं कि आप एक मैच जीत के 2 शादियाने बजाने शुरू कर दें, उसने क्रेडिट ले लिया, उसने ले लिया, फलाने ने ले लिया। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, आपने ये बहुत सी खामियां तो बता दी, इनका कसूरवार कौन है? इसमें एक और मैं सवाल ऐड कर दूं। अभी सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास ये स्पिनर्स थे, पहले से थे, हम इनको यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, हम इनको वो कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। हम लैंड ऑफ पेसर्स पाकिस्तान को कहा जाता है, तो हम पेसर्स के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन स्पिनर को हमने उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया। आकिब जावेद साहब आए, उन्होंने स्पिनर्स को प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया। तो आप सेकंड करेंगे इस बात? देखिए मेरे ये जो स्पिनर्स की डेवलपमेंट है ना, स्पिनर्स आपके पास बहुत अच्छे आए थे, मगर आपके सिस्टम ने उनका बेड़ा गर्क किया है। आपके पास असगर था, मैं जानता हूँ, उसने 2012 में या 11 में अपना जो फर्स्ट क्लास कैरियर शुरू किया था, उसने पोर्ट कासिम जैसी टेस्ट पैक टीम के खिलाफ पहले अपने फर्स्ट क्लास मैच में 12 विकेटें ली थी। हाईली वो क्वालिटी का स्पिनर था, उसका बेड़ा गर्क किया इन्होंने। फिर अली उस्मान था व्याडी से, मैं जुल्फकार बाबर के बाद उसको लेकर आ रहा था मेन स्ट्रीम में, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको तबाह कर दिया। फिर उसके बाद आपका रजा हसन था, उसको जिस तरह की यहाँ पे कम्युनिटी मिली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और नेशनल एकेडमी में, उसने उसकी साइकोलॉजी और इसकी अपब्रिंगिंग का बेड़ा गर्क किया। फिर उसके बाद आपके और काफी सारे स्पिनर्स आए जिन्होंने सारे तबाह कर दिए। तो फिर जब आपका सिफारशी सिस्टम होगा, नेपोटिज्म से भरपूर होगा, जिसमें सिफारिश होगी, जिसमें रिश्वत होगी। आपने कल उसकी बयान सुनी साजिद खान की, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं स्कूल में जब मैंने परफॉर्म किया मुझे ड्रॉप कर दिया गया, अगले मैच में मैं रीजन से खेला, मैंने 2 मैच में परफॉर्म किया, तीसरे में मुझे ड्रॉप कर दिया गया। मैं पाकिस्तान टीम में खेला, मैंने टेस्ट मैच में परफॉर्म किया, मुझे अगले टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। तो ये आपका सिस्टम है जो कि आपके प्रोडक्शन नहीं आने देता है। यहाँ पे लॉबिंग सिस्टम है, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पर जो माफिया की तरह सिस्टम को चलाया जा रहा है। तो असल चीजों को जब हम छुपा के रखेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे हमारे असल बेसिक जो इश्यूज है, तो तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे।
बिल्कुल, ये मसला तो है। जी अहमद साहब क्या ऐड कर रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हम अगर एक टेस्ट मैच जीत ही गए हैं अब 44 महीने बाद, तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा इस पे जो है ना पॉजिटिवली भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए। कौमी टीम को की हौसला अफजाई भी होनी चाहिए यकीनन यहाँ पर, और खास तौर पर मैं अगर कह रहे हैं ना, आपका प्रेसिडेंट ने मुबारकबाद दे दी, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दे दी, आपके वज़ीर-ए-आज़म ने दे दी, आपके चीफ मिनिस्टर ने मुबारकबाद दे दिया, आपके चेयरमैन ने दे दिया, और इससे ज्यादा पॉजिटिव कौन क्या हो सकता है? बेहतरीन। चले सर, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर स्पिनर्स का जो प्लान है वो कामयाब हो रहा है और स्पिनर्स के प्लान के मुताबिक हमें कामयाबियां मिलना शुरू हो गई हैं, तो इस बात में क्या हर्ज है कि हम इसी प्लान को जो है वो कंटिन्यू करें, और अगर फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक्स में हम स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएं और इसी फार्मूले के तहत जाते जाएं, तो इसमें क्या हर्ज समझते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मगर आप कर नहीं सकते, या फिर आप जिस तरह आप अगला टेस्ट पिंडी में खेलने जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या चाहिए कि देखिए कि मुल्तान में तो आपने पिच पर एक मैच खेला, फिर आपने दूसरा टेस्ट मैच उसी पिच पे शुरू करवा दिया, तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा रफ कंडीशन मिल गई। अब इनको चाहिए था पिंडी में एक फर्स्ट क्लास मैच शुरू करवा देते, इस टेस्ट मैच से पहले 4 दिन में वो फर्स्ट क्लास मैच शुरू होता और उसी पिच पर ये टेस्ट मैच शुरू करवा देते, तो फिर तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं इनको। मगर अब इस तरह हो नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। तो अब जो दूसरी पिच आप बनाएंगे, जैसी भी आप पिच तैयार करेंगे स्पिन बॉलर के लिए, जितना मर्जी उसको ड्राई कर लेंगे, उसको ब्रश मरवाएंगे, जो भी करेंगे उससे, मगर उसमें इस तरह की स्पोर्ट नहीं होगी अनइवनली जिस तरह की इस मुल्तान की पिच में हो गई थी। तो उसमें फिर देखें कि वो स्पोर्ट फिर इक्वल हो जाएगी उन दोनों के लिए। और उसमें मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी जो इंग्लिश फास्ट बॉलर थे, उन्होंने गो के पिच में बिल्कुल फास्ट बॉलर के लिए कुछ भी नहीं था, मगर आपने देखा होगा कि कार्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की। और अगर सलमान आगा के एक ओवर में उसके 2 कैचेस ड्रॉप ना होते तो टेस्ट मैच का रिजल्ट बहुत डिफरेंट निकल सकता था। तो मेरा ख्याल है कि वो हमें उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक, ठीक अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक भी जाना चाहिए, मगर उस तरह की पिच नहीं होगी जिस तरह की आपको मुल्तान में आपको मिली है। अच्छा अब्दुल रऊफ भाई, ये बताइएगा कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जो कि कोर मेंबर हैं इस टीम के मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट के, उनके बगैर इस जीत को आप कहाँ पे रेट करते हैं? और दूसरा ये बता दें कि आपकी जो 25 क्रिकेटर्स की मुलाकात हुई थी चेयरमैन पीसीबी से, जो इजलास हुआ था, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे आपने इस टॉपिक पे बात की, जो आपने सारी खामियां बताई हैं कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें लैग करती हैं, और आपकी बातों पे कितना अभी तक अमल दरामद हुआ है जो आपने सारी निशानदेही की है चीज़ों की? तो देखिए, बेसिकली जो वो मीटिंग थी वो एक आईवाश थी, हमें धोखा दिया गया था और हमें पता नहीं था कि किस मकसद के लिए वो मीटिंग बुला रहे हैं। जब वहाँ पर पहुंचे हमें कुछ एजेंडा और था मीटिंग का, जब वहाँ पर पहुंचे तो एजेंडा डिफरेंट निकला। उन्होंने एक डोमेस्टिक का पहले ही प्लान बनाया हुआ था और उससे उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि ये अब जब आप एक चीज का प्लान ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके हैं तो फिर उसके बाद मीटिंग बुलाने का क्या तुक है? जो मैंने बात की, मैंने उस वक्त बात वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की थी कि भाई दुनिया स्पोर्ट्स साइंसेस की जानिब जा रही है, आगे जा रही है, फ्लोरिश कर रहे हैं, वो अपनी इंजरीज को, अपनी जो स्पोर्ट्स को और अपनी जो बाकी एकेडमीज हैं, जो सारा स्ट्रक्चर है उसको साइंटिफिक मेथड के मुताबिक वो चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप इवन के जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसने क्रिकेट को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने एक अपने करिकुलम में क्रिकेट को भी शामिल कर लिया और साउथ अफ्रीका में जो स्पोर्ट्स साइंसेस का सब्जेक्ट है वो राइट फ्रॉम द स्कूल शुरू करवा दिया गया बच्चों से, ताकि उनको अपने बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी आइडेंटिफाई कर सके, उनको अपने मसल मेमोरी का पता हो, उनके अपने जो सिस्टम है या अपनी अनाटमी है उसके बारे में वो आगाह हो सकें और फिर अपने बारे में बेहतर डिसीजन ले सकें। मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं बैठा हुआ था जो कोई इस चीज़ से अवेयर रखता हो, उनको पता ही नहीं मैं बात क्या कर रहा हूँ, तो वो फिर सुनी अनसुनी कर दी गई। तो दूसरा, जहाँ तक आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, बाबर, शाहीन और नसीम के बगैर ये जीत है तो क्या रेट करते हैं? देखिए, मैं पर्सनैलिटीज पे कभी भी नहीं बिलीव करता। मैं पाकिस्तान की जो देखें, क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है। यही पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम क्रिकेट कल्चर उस वक्त तक फ्रोग नहीं कर सकते दे सकते जब तक हम क्रिकेट को सबसे बड़ा ना माने। हम पर्सनैलिटीज को ऊपर ले आते हैं क्रिकेट की, इस तरह नहीं हो सकता। देखें, इमरान खान रिटायर हो गए, जावेद मियांदाद रिटायर हुए, वसीम अकरम, फजल महमूद जैसे ग्रेट क्रिकेटर रिटायर हुए, मगर क्रिकेट को फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ती रही। इन लोगों से फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई फॉर्म में है आप उसको डेफिनेट चांस जरूर दें, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब आप इनको क्रिकेट से बड़ा करके पेश कर देंगे तो फिर आपकी क्रिकेट डिक्लाइन पे चली जाएगी, सफर करना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारा जो सिलेक्शन कमेटी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, या जितने भी मैनेजमेंट के लोग वहाँ पर हैं, वो इनको बड़ा बनाना शुरू हो गए थे। इस वजह से हमारी क्रिकेट का डिक्लाइन आया। अगर परफॉर्म एक बंदा 15 या 20 इनिंग में नहीं कर रहा तो आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान होना चाहिए। पूरी दुनिया में हर जो कंट्री है उसके बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, मगर उनके पास बेहतरीन रिप्लेसमेंट प्लान होता है, बेंच पावर होती है, और फौरन उसको रिप्लेस कर देते हैं।
तो ये तो बाबर आजम या दूसरों के केस में है। जहाँ तक शाहीन अफरीदी और नसीम शाह का मामला है, तो वो देखें, वो नेग्लिजेंस है हमारा जो क्रिकेट बोर्ड का कोचिंग स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है, जो अर्ली स्टेज में, पहली स्टेज में जो उनकी इंजरीज हुई थी बेसिक, उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके और उस इंजरी के साथ उनको लिंगर ऑन करते गए और वो इंजरी ग्रेड 1 से ग्रेड 2, 3 में कन्वर्ट हुई। फिर उनको ऑपरेट पे जाना पड़ा, उनको रेस्ट करनी पड़ी। और फिर जो उन्होंने इससे बड़ी नेग्लिजेंस ये की कि उनको जब रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उनका कंप्लीट नहीं था, मगर उनको जल्दी वापस लाया गया, जिसकी वजह से उनके एक्शन शैटर हो गए और वो लंबे फॉर्मेट से बाहर हो गए। तो अब इनके पास प्रॉब्लम ये है कि उनका रिप्लेसमेंट प्लान भी प्रॉपरली नहीं है, तो इस वजह से आपको लगता है कि चीजें स्ट्रगल कर रही हैं।